आग्रह है, हमारे बीच हमारे जननायक, हमारे न्याय योद्धा, सामाजिक न्याय के प्रोधा और इस बापू की कर्मस्थली आदरणीय श्री राहुल गांधी जी आपके बीच पहुंच चुके हैं। मैं इनका सभी बहुजन समाज के प्रतिनिधियों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही हमारे बीच कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी, मुकेश साहनी जी और हमारे बीच श्री राजेश राम जी, हमारे बीच जनाब शकील खान जी भी हमारे बीच आ चुके हैं। हमारे बीच पप्पू यादव जी भी हमारे बीच आ चुके हैं और हमारे बीच तेजस्वी यादव जी भी हमारे बीच, जो हमारे जनता दल के हमारे लीडर हैं, वो भी आ चुके हैं। मैं इन सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। साथियों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप पिछले 2:30-3 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे बहुजन समाज के जो हमारे प्रतिनिधि थे, इससे पहले सभी ने अपने वक्ताओं ने अपना समाज की पीड़ा बताई और बताया कि अति पिछड़ा समाज कैसे आगे बढ़ सकता है, इसकी क्या पीड़ा है, वही सुनने के लिए हमारे नेतागण आगे आए हुए हैं। इसके बीच मैं स्वागत कड़ी में श्री हमारे ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर अनिल जैन जी को आमंत्रित करूंगा कि श्री राहुल गांधी जी का वो स्वागत करें। इसकी अगली कड़ी में मैं शशि, जो हमारे ओबीसी के चेयरमैन है शशि जी, उनको आमंत्रित करूंगा कि हमारे बीच आए हुए तेजस्वी यादव जी, जो हमारे लीडर हैं, उनका स्वागत करें। इसके साथ ही मैं श्री जमाल साहब जी हमारे बीच हैं, उनसे कहूंगा कि वो कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी का स्वागत करें। इसके साथ ही हमारे बीच कानू समाज के हमारे नेता हैं श्री ओपी गुप्ता जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो श्री मुकेश साहनी जी का स्वागत करें। इसके साथ ही मैं श्री ओपी महतो जी से स्वागत करूंगा, जो हमारे नौनिया बेलदार समाज के हैं, कि श्री राजेश राम जी का स्वागत करें। मैं श्री सरोज मेहता जी से आग्रह करूंगा कि वो आएँ और श्री जनाब शकील अहमद खान जी का स्वागत करें। मैं इसके साथ ही अपने पारसनाथ अंबेडकर जी का से आग्रह करूंगा कि वो श्री मनोज जी का स्वागत करें। इसके साथ ही मैं आगे की प्रक्रिया के लिए डॉक्टर अनिल जैन जी को आमंत्रित करूंगा तो वो आकर आगे की कार्रवाई को आगे प्रचारित करें। साथियों, न्याय योद्धा राहुल गांधी जी को इस बात का मालूम है कि आप लोग मोतिहारी और उसके आसपास के 5-6 जिलों से इस सभागार में आए और 2:30 बजे से आप यहां पे बैठे हुए हैं। ये आप लोगों का जो मोहब्बत है राहुल जी के प्रति, ये इसका निशानी है। साथियों, आप सब बब्बर शेरों की तरफ से मैं मोतिहारी, चंपारण सत्याग्रह की जन्मस्थली से अपने नेता न्याय योद्धा राहुल गांधी जी का, भाई तेजस्वी जी का, भाई मुकेश सैनी जी का, कॉमरेड दीपांकर जी का, हमारे और जो अन्य नेता यहाँ पे बैठे हैं, उन सबका स्वागत करता हूँ। आप सब जानते हैं कि सत्याग्रह की शुरुआत, उसका आरंभ इसी पावन धरती से हुआ था और महात्मा गांधी जी ने जब पहला सत्याग्रह, आजादी की लड़ाई शुरू की, तो उन्होंने सत्याग्रह उनकी प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दी और उस ट्रेनिंग में एक मंत्र दिया और वो मंत्र था निर्भय बनो, निर्भय बनो, भय से मुक्त हो जाओ। ये मंत्र महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रहियों को दिया था और उसके बाद सत्याग्रह शुरू हुआ था। हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने भी जो इस तानाशाह मोदी सरकार के खिलाफ जब अपना आंदोलन शुरू किया, तो आपने भी नारा दिया कि डरो मत
और हमें बब्बर शेर बना दिया। साथियों, तानाशाह मोदी सरकार इस बिहार में, और ना सिर्फ इस बिहार में बल्कि पूरे देश में गरीब गुरबा का, दलित का, पिछड़े का, अति पिछड़े का, आदिवासी का, हमारे अकलियत के भाइयों के वोट को काटा जा रहा है। ये लोकतंत्र की सरेआम सरे बाजार हत्या हो रही है और तानाशाह खुद को, लेकिन ये माना जाता है राजनीति शास्त्र में कि पावर ऑफ द पीपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पीपल इन पावर, यानी जनता की ताकत, आप लोगों की ताकत, आवाम की ताकत हमेशा हुक्मरानों की ताकत से ज्यादा भारी होती है और ज्यादा बड़ी होती है। बहुत सारे तानाशाह इस बात को भूल जाते हैं और वो पगला जाते हैं और खुद को खुदा समझने लगते हैं, और फिर ये समझ लीजिए उन तानाशाहों का अंत निकट आ गया है जब वो खुदा समझने लग जाएं, अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझने लग जाएं। एक शायर ने भी कहा है कि तुझसे पहले जो एक शख्स यहां तख्त नशी था, तुझसे पहले जो ये शख्स यहां तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का, खुद के नॉन बायोलॉजिकल होने का इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहां है कि जिन्हें नाज अपने तई था। तो अब मैं अति पिछड़ा समाज के महासंघ के संयोजक भाई ओम प्रकाश महतो जी से अनुरोध करूंगा कि बहुत ही संक्षिप्त में 1 मिनट में अपनी बात रखें। जनता जनार्दन एवं सम्मानित मंच, आप सभी लोगों को मैं इस चंपारण की धरती पे स्वागत करता हूं। साथ ही साथ न्याय योद्धा राहुल गांधी जी और सम्मानित मंच, आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये अति पिछड़ा समाज जो आज इस 90% इस सभा में दिखाई दे रहा है, ये राहुल जी के अधिकार और साथ में चलने के लिए, हक हुकुम के लिए तैयार है। जैसे कि नेल्सन मंडेला जी ने रंग भेद का आंदोलन चलाया था, महात्मा जी ने स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया था, वैसे ही हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी और जन नायक नेता तेजस्वी यादव जी और मुकेश सहनी जी के सानिध्य में ये हम लोग की आज़ादी का लड़ाई चल रहा है। जो इस देश में सरफरोश लोग जो बैठे हुए हैं, उस देश में इस आज़ादी का लड़ाई चल रहा है। इसलिए खास करके हम अति पिछड़ा समाज से विनती करते हैं कि इस लड़ाई में हम इन तीनों योद्धा का कदम से कदम मिलाकर चले और इनके साथ में हम लोग को अति पिछड़ा समाज जैसे भी आ सके वैसे कांग्रेस महागठबंधन को इस बार इस बिहार में सरकार में लाना है। बस इन्हीं चंद शब्दों के मैं अपने बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय महागठबंधन। हमारे बीच में विकासशील इंसान पार्टी के हमारे नेता, जिनको हम सब सन ऑफ मल्ला के नाम से जानते हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का संविधान सुरक्षा सम्मेलन में आप सभी को धन्यवाद। आज हम लोग वोटर अधिकार यात्रा को लेकर निकले हैं और हम आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में तमाम हमारे महागठबंधन के साथ, खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे साथियों। ये वोटर अधिकार यात्रा क्या है? आजादी से पहले अंग्रेज हम पे राज करता था और आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद हमें देश को आजादी मिली और आजादी मिलने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान बना के दिया। और संविधान के बाद अगर मैं सर उठाकर अगर यहाँ पे अगर आपके सामने मैं बात कर रहा हूं तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान का देन है साथियों। नहीं तो हजारों साल गरीब, पिछड़ा, दलित को पशु सामान्य लोग समझने वाले लोग
जो हमसे हाथ से पानी तक नहीं पीते थे, वो हम पे राज करते थे साथियों। जो भी आज हम जहां पे भी पहुंचे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान का देन है साथियों। उसके बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने, एक नाई का बेटा, बिहार में गरीब पिछड़े का आवाज दिया। उसके बाद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अगर गरीब पिछड़े को अगर आवाज नहीं देते, जमीन पर बैठने वाले को अगर कुर्सी पर नहीं बैठाते, तो आज आपके सामने में एक मल्ला का बेटा ऊंची आवाज में बात नहीं करता साथियों। यह है सामाजिक न्याय। निश्चित तौर पे हम कभी कल्पना करते हैं कि हमारे पूर्वज किस तरीके से लड़ाई लड़ते होंगे अंग्रेज से। आज निश्चित तौर पे हमारे देश में ही जिसको हम भरोसा करते हैं, हमारे देश के लोग, आज उनसे लड़ना पड़ रहा है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ही हमारा वोट चोरी कर रहा है साथियों। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में नेता के पास से 5 साल का समय इसलिए दिया गया कि 5 साल में मौका मिलेगा और जनता को उम्मीद पे खड़ा होंगे। अगर जनता को उम्मीद पे खड़ा नहीं होंगे तो नेता को गद्दी से उतारने का काम किया जाएगा साथियों। और आजादी से लेकर 2014 तक भला बुरा सभी राजनेता यही डर कर और यही सोचकर इस देश के लिए काम किया साथियों। 2014 में मोदी जी आए, अच्छे दिन लाने का वादा आपसे किए, हर युवा को नौकरी, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए, विदेश से काला धन लाने की बात की, आपके खाता में 15-15 लाख रुपया देने का वादा किया। लेकिन उनको पता है, क्योंकि आपके वोट से नहीं, वो चोरी के वोट से देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अगर उसको आपके वोट से का फिक्र होता तो निश्चित तौर पे आपके लिए काम करता। अभी उनको पता है कि आप वोट दो या ना दो, उनको सरकार में रहना, इसलिए उन्होंने आपके 2 करोड़ युवा का नौकरी हर साल देने का था। आज 11 साल में 22 करोड़ नौकरी होता, उन्होंने 22 लाख तो छोड़िए, 11 लाख भी नौकरी आज तक नहीं दिया। 1% तो छोड़िए, आधे % भी नौकरी नहीं दिया। उसके बाद भी 56 इंच का सीना लेकर घूम रहे हैं मोदी जी। तो इसलिए साथियों, महाराष्ट्र में वोट को बढ़ाकर और बिहार में वोट को घटाकर वो सरकार बनाना चाह रहा है। हम आप सभी से आग्रह करते हैं, अगर कर्पूरी ठाकुर जी को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, लालू जी को मानने वाले हैं तो गांव-गांव में घूमिए और ये फिर एक क्रांति की लड़ाई लड़िए अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, जो सर उठा के जी सके साथियों। इसके लिए तमाम हमारे यहाँ पे अब पिछड़ा अति पिछड़ा सभी बुद्धिजीवी समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारे अभियान से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये की तेजी आज मानी है, दलितों पिछड़ों की गर्दनों पे इसका इम्तिहान कब तक होगा। अब मैं आमंत्रित करता हूं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री राजेश कुमार राम जी से। संविधान सुरक्षा सम्मेलन के अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अनिल जय हिंद जी और मंचासीन हमारे न्याय योद्धा सम्मानित राहुल गांधी जी, सम्मानित बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता सम्मानित तेजस्वी प्रसाद यादव जी और वीआईपी के प्रमुख सम्मानित मुकेश साहनी जी और बिहार विधानसभा में हमारे सम्मानित डॉक्टर शकील अहमद खान, चासीन सभी सम्मानित नेतागण, इस मंच सभागार में उपस्थित एसटी, एससी, ओबीसी के सम्मानित सभी बाबा साहेब के अनुयायियों के प्रति सर्वप्रथम आपको जय भीम बोलता हूं, जय भीम बोलता हूं। ऐसे तो आज हम संविधान सम्मेलन के अवसर पर हम उपस्थित हुए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे पुरखों ने
खास करके सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़ने वाले और संविधान में अपनी लोगों को हिस्सा दिलाने वाले हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम जी, जगलाल चौधरी जी, मौलाना मजरुल हक साहब और जुबा साहनी जी सम्मानित सर्वप्रथम उनके चरणों में कि इन्हीं के संघर्षों का कारण आज हम लोग संविधान में दिए बाबा साहेब के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। ये समझने की आवश्यकता है। मैं दो बात कह के अपनी बातें को विराम देना चाहता हूं कि आखिर संविधान की बातें और संविधान सुरक्षा सम्मेलन की आवश्यकता क्यों है। आज यहाँ बैठे सभी लोग को ये महसूस करना होगा और समझना होगा कि क्या ये लड़ाई आदरणीय सम्मानित नेता न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने जो सामाजिक न्याय के लड़ाई की बेड़ा उठाई है, आज उसी का परिणाम है कि हम उस लड़ाई को आगे बढ़ना है। आप जानते हैं कि आदरणीय नेता और सम्मानित तेजस्वी जी और सम्मानित सभी नेताओं ने इसका समर्थन भी किया। लेकिन यदि हम सामाजिक न्याय के बात करते हैं और समाज के उन अंतिम पंक्तियों के बारे में हम यदि बातें करते हैं तो एक चीज स्पष्ट होनी चाहिए हम लोगों को कि आखिर सामाजिक न्याय की बात करने में जातीय जनगणना की बात होना सबसे वाजिब है और सबसे सामाजिक न्याय के ये जो है कुंजी है। जातीय जनगणना वो चाबी है जो हम के सभी ताले खुलेंगे। इसलिए हम आपसे स्पष्ट कहना चाहते हैं कि आने वाला समय केवल अकेले नेताओं, इसलिए इससे बड़ा अवसर नहीं आने वाला कि हम करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो जरूर इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम सामाजिक न्याय के तभी बात करेंगे जब सभी पॉलिटिकल पार्टियां टिकटों में सही हिस्सेदारी देगी। हम सामाजिक न्याय के तभी बात करेंगे कि उनकी नौकरियों में भागीदारी मिलेगी। हम उन सभी सामाजिक न्याय के लोगों के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों के तभी हम सामाजिक न्याय के लड़ाई में उनको हिस्सेदारी दे पाएंगे जब उनकी हिस्सेदारी ठेकेदारी में मिलेगी। आज बिहार में ठेकेदारी प्रथा है, लेकिन हमारे लोगों को केवल कंट्रोलेक्चुअल के आधार पर और संविदा के आधार पर केवल बहालियां हो रही है। उसमें हमारा आरक्षण खत्म हो चुका है। इसलिए आंख बंद करके ये सोचने की जरूरत नहीं है, हृदय पर हाथ रख करके ये लड़ाई लड़ करके और सम्मानित इंडिया गठबंधन के सम्मानित नेताओं को आगे जो है इस पर ताकत देना होगा। खास करके राहुल गांधी जी और अनिल जय हिंद जी को मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने जो सामाजिक न्याय के कड़ी को आगे किया है, बिहार में वो कड़ी आने वाला समय में इंडिया गठबंधन के ताकत के रूप में देंगे। और इतना इंश्योर करते हैं कि आने वाला समय में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। अंत में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी, बहुत थैंक यू। बड़े भाई राजेश राम जी, उसूलों पर जब आंच आए तो टकराना जरूरी है। तू जिंदा है तो तुझको जिंदा नजर आना जरूरी है। अब मैं निवेदन करूंगा कॉमरेड दीपांकर जी से बात को रखें। कॉमरेड दीपांकर जी। मंच पर मौजूद राहुल जी, तेजस्वी जी, राजेश राम जी, मनोज झा जी, शकील साहब और अन्य तमाम नेतागण और इस सभागार में लंबे समय से
यहाँ उपस्थित चंपारण के तमाम बहादुर संघर्षशील साथियों, संविधान को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं और उस संविधान में जो सबसे बुनियादी और बहुत ज़रूरी एक हक इस देश के तमाम नागरिकों को मिला हुआ है, वोटिंग राइट, वोट डालने का अधिकार, आज वो भी खतरे में है और इसीलिए हमें ये वोटर अधिकार यात्रा निकालनी पड़ी और इसके लिए लड़ना पड़ रहा है। तो मैं संक्षेप में दो चार बात ही आपके बीच में रखना चाहता हूँ। संविधान में हमें शुरू से ही ये वोटिंग राइट मिला। दुनिया के बहुत सारे देशों में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी लोगों को, सबको वोटिंग राइट नहीं मिलता था, लेकिन हमें जब संविधान मिला, संविधान के साथ साथ सबके लिए वोटिंग राइट, गरीब से गरीब के लिए भी एक वोट और अमीर के लिए भी एक वोट। लेकिन उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो एक वोट की बराबरी है, इस वोट की बराबरी, लेकिन अगर इसके साथ साथ समाज में बराबरी ना हो, सामाजिक बराबरी ना हो, आर्थिक बराबरी ना हो, तो एक ऐसा समय आएगा कि वो वोट की बराबरी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा इस सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के आगे। दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने कहा कि संविधान तो अच्छा है, संविधान को लेकर आप कह सकते हैं कितना अच्छा कितना बुरा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संविधान को चलाएगा कौन, किसके हाथ में जाएगा ये संविधान। बहुत अच्छा संविधान लिख दिया जाए और ऐसे लोगों के हाथ में वो संविधान चला जाए जिनका उस संविधान से कोई मतलब नहीं है, तो एक अच्छे संविधान से भी बहुत गलत परिणाम निकाला जा सकता है। और आज हमारे सामने ये बाबा साहब की दोनों चेतावनी बेहद प्रासंगिक है। हमारे वोट की बराबरी, लेकिन सामाजिक बराबरी हमें बिल्कुल नहीं मिली। हम लोग जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अक्सर हम बहुत सीमित संदर्भ में बात करते हैं, सिर्फ आरक्षण की बात करते हैं, जबकि बात सामाजिक बराबरी की होनी चाहिए पूरे समाज में। दूसरी तरफ आर्थिक बराबरी की बात करिए तो आज तो देश में ऐसा अदानी अंबानी का राज आ गया, ऐसा कंपनी राज आ गया कि देश में मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश की तमाम संपत्ति और देश की तमाम जो हमारा एनुअल इनकम है वो सब उन्हीं के पास चला जा रहा है। तो एक तो हमारे संविधान के लिए बड़ा खतरा ही आ रहा है, और दूसरा किनके हाथ में संविधान चला गया? उन लोगों के हाथ में आज संविधान चला गया जब संविधान पारित हो रहा था 1949 में। ये 75 साल संविधान के पूरे हुए, गणतंत्र के भी 75 साल पूरे हुए हैं। उस समय खुल करके इन लोगों ने, उनका जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसके संपादकीय में उन्होंने लिखा था कि संविधान हम नहीं मानते क्योंकि इसमें भारतीय कुछ है ही नहीं, ये संविधान एक तरह से विदेशी संविधान है, मनुस्मृति ही हिंदुस्तान का असली संविधान है। ये कहने वाले लोग 1949 में खुलकर ये बात करने वाले लोग आज उनके ऊपर, उनके हाथ में सत्ता है, उनको इस संविधान को लागू करना है, और हम देख रहे हैं कि वो किस तरीके से इस संविधान का हर रोज मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। तो ऐसे विपरीत स्थिति में हमें लड़ना है। संक्षेप में बस 3 बात करते हुए मैं खत्म करूंगा कि एक तो सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि संविधान ऐसे दौर में हमें मिला था, बहुत मुश्किल दौर में मिला था। उस समय देश का बंटवारा हो चुका था, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो चुके थे, देश में बड़े बड़े दंगे हो चुके थे, लाखों की तादाद में इधर से उधर लोगों को जाना पड़ा था। इतने बड़े त्रासद समय में भी गांधी जी की हत्या हो चुकी थी। वैसे एक मुश्किल दौर में हिंदुस्तान ने जब संविधान पारित किया, बड़े आराम से उस संविधान के पहले पन्ने पर कह दिया गया कि इस देश में बिना किसी भेदभाव, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न भाषा के आधार पर, बिना किसी भेदभाव सबके लिए पूरा का पूरा न्याय मिलेगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिलेगा, सबके लिए आजादी, सबके लिए बराबरी। इतनी बड़ी बात उस कठिन दौर में, और इसीलिए आज हमें फिर वो जो आज़ादी की चेतना है, वो आज़ादी की चेतना जो 1857 में
जिस समय देश में पहला विद्रोह हुआ सबसे बड़ा, तो आजिमुल्ला खां उस विद्रोह के शायर, उन्होंने कहा हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। वही बात संविधान के पहले पन्ने पर आया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने संविधान खुद को दिया है और देश को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में घोषित किया है। तो हमें लगता है कि उस आजादी की चेतना को, उस साम्राज्यवाद विरोध की चेतना को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग भाषा, सबको लेकर के, इस विविधता, इस विशालता को लेकर के जो हिंदुस्तान है, इसको फिर एक बार हमें बुलंद करना होगा। उस चेतना की जरूरत है। और दूसरी बात कि हमारे सामने ये जो आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी है, सामाजिक और आर्थिक बराबरी की लड़ाई, इस लड़ाई को तेज करना होगा और तभी हम लोग संविधान की सही मायने में रक्षा कर पाएंगे। और आज बिहार जिस मोड़ पर खड़ा है, हमें तो अभी भी उम्मीद है। महाराष्ट्र में चुनाव चुरा लिया, हरियाणा में चुरा लिया, सुनते हैं कि लोकसभा के चुनाव में भी जिस तरह की रिपोर्ट राहुल जी ने जो खुलासा किया बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा की, वैसे बहुत सारे लोकसभा हम सबके नज़र में हैं। तो 2024 के चुनाव को भी काफ़ी हद तक चुरा लिया गया। तो वैसे में बिहार में चुनाव को चुराने की, वोट की चोरी करने की पूरी साजिश चल रही है। जिस समय हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, इस समय भी साजिश चल रही है। जो SIR है उसमें 65 लाख लोगों के नाम काटे गए। और मैं आज के इलेक्शन कमीशन का डेटा देख रहा था। इलेक्शन कमीशन ने कहा कल तक था कि 6 लाख नए फॉर्म 6 मिले हैं, आज वो 8.5 लाख हो गया। और छलांग लगा करके अगले 4 दिन में आप देखेंगे कि वो 20-25 लाख में पहुंच गया है। तो चोरी बदस्तूर जारी है। उस चोरी के खिलाफ हमें तो लड़ना है और ऐसा माहौल बना देना है पूरे बिहार में, जिस बिहार जब जब तय कर लेता है, अगर बिहार किसी चीज को तय कर ले तो बीच रास्ते में हम लोग छोड़ते नहीं हैं। वो 42 का आंदोलन हो, वो आजादी के बाद का लोकतंत्र की लड़ाई हो, वोट डालने की लड़ाई हो, बूथ कब्जा के खिलाफ सामंती हुए, दलित गरीबों के वोटिंग राइट हासिल करने का वो तमाम आंदोलन हमें याद है, वो तमाम जनसंहार हमें याद है, जिसको झेलते हुए बिहार के दलित गरीबों ने वोट डालना शुरू किया था 80 के दशक में। तो इसीलिए बिहार ने जब आज ठान लिया है तो मुझे तो पूरा भरोसा है आप तमाम साथियों के ऊपर, और पूरे बिहार के नौजवान, पूरे बिहार के भूमिहीन गरीब, बिहार की हमारी बहनें, स्कीम वर्कर्स, बिहार के हमारे नौजवान साथी, आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि ये जो चुनाव आयोग ने जो SIR का हमला किया और पूरे देश में जो वोट चोरी और चुनाव चोरी की साजिश चल रही है, इस सिलसिले को इसी बिहार से हम लोग रोक देंगे। इस अश्वमेध के घोड़े को हम लोग यहीं पर रोक देंगे और पूरे देश में लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा और सामाजिक बराबरी और आर्थिक बराबरी की लड़ाई को मंजीत की मंजिल तक पहुंचाने का काम बिहार से हम लोग शुरू करेंगे। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम, लाल सलाम, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। शुक्रिया कॉमरेड। वाकई में देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है और तारीख की नज़रों ने वो मंजर भी देखे हैं जब लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। और अब मैं आमंत्रित करता हूं राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी यादव जी से बहुत बहुत धन्यवाद। मोतिहारी की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पे राहुल गांधी जी, मुकेश साहनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, शकील साहब, राजेश राम जी, हमारे साथ आए हुए मनोज झा जी, संजय यादव जी, महागठबंधन के यहाँ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आयोजनकर्ता और दूर दराज से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग अभिभावक को यहीं से तेजस्वी पैर छू के प्रणाम करता है। माताएं बहनों को यहीं से प्रणाम करता है और अपने नौजवान युवा साथी को यहीं से गले लगाता है। देखिए, ये जो मंच है और जो आयोजनकर्ता
इनके हैं। असली मोटिव है संविधान के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा हो रही है। लगभग पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो सोसाइटी में जो बैक बेंच ऑफ द सोसाइटी है, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा जो परिवार है, व्यक्ति है, उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इस बारे में जो है ये चर्चा की जा रही है। और हम सब लोगों के जो पुरखे रहे हैं, बीपी मंडल जी हों, कर्पूरी ठाकुर जी हों, बाबू जगदेव जी हों, लोहिया जी हों। लोहिया जी तो कहते रहते थे छोट का राज, वोट का राज मतलब छोट का राज, है कि नहीं? आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? कैसे छीनना चाह रहा है? वोट की चोरी करके। यानी आपके अधिकार को ही नहीं बल्कि आपके अस्तित्व को ही मिटाना चाहते हैं ये लोग। ये लोग वही दौड़ लाना चाहते हैं, गुलाम बना करके रखना चाहते हैं पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को। लेकिन महागठबंधन के रहते हम लोग ये हरगिज़ नहीं होने देंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि जगदेव बाबू क्या कहते थे, उनका नारा था पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप सब लोगों को कि आप लोगों ने हमेशा हम लोगों के साथ खड़े रह करके प्यार, आशीर्वाद, समर्थन दिया। और मुझे गर्व है कि हम लालू जी के पुत्र हैं। 90 में जिस हालात में लालू जी को बिहार मिला था, जो भेदभाव था, छुआछूत था, आज किसी माई के लाल में दम नहीं कि उंगली दिखा करके भी बात कर सके। लालू जी ने क्या किया? किसी के खिलाफ नहीं। लालू जी ने बस वही किया कि तावा पे एक तरफ रोटी सदियों से जल रहा था, लालू जी ने उसको पलट दिया। और इसके लिए लालू जी को क्या क्या नहीं सहना पड़ा, मुकदमे हुए, जेल जाना पड़ा। आदरणीय स्वर्गीय शरद यादव जी, लालू जी ने बीपी मंडल लागू करवाया। बीपी सिंह जी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने लागू किया, आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उस समय बीपी मंडल कमीशन जो है उसकी सिफारिशें जो है लागू की गई, तो भाजपा वाला लोग कमंडल ले आया। जब भाजपा वाला कमंडल लाया तो लालू जी भी आडवाणी जी को सही जगह जेल में, बिहार में रखवाएं। तो आप लोग जान रहे लालू जी गाली खाएं, जेल गए, लोगों ने दुष्प्रचार किया। लेकिन आज भाजपा की भी मजबूरी है कि कुछ ना कुछ भी हो जाए, लेकिन पिछड़ा ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है। ये लालू जी की देन है। तो हम तो अपने चाचा को बोलना चाहते हैं, नीतीश जी को, आज वो मुख्यमंत्री है तो वो लालू जी के संघर्षों के वजह से ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, ज़्यादा कुछ हमको कहना नहीं है, लेकिन एक बात हम ज़रूर कहेंगे, लालू जी और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आज तक भाजपा के सामने नहीं झुकी है। चाहे कितने भी जुल्म ढाए गए हों, कितना भी सताया गया हो। हमारे 11 लोग हैं हमारे परिवार में, 11 से बढ़ के जो नए रिश्तेदार भी बने, जो मेरे बहन के इन लॉज भी थे, सास ससुर भी थे, उन पे भी मुकदमा कराया गया। और जब मेरा मूछ नहीं आया था तब बोला गया कि हम टेंडर घोटाला करते थे रेलवे में बैठ करके। हमारी भ्रूण हत्या कराने की कोशिश की गई थी जब हम राजनीति में आए थे तो। लेकिन ये लोग भूल गए कि लालू जी का खून है मेरे अंदर।
लालू जी नहीं झुके तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा। अरे लड़ने वाले हैं। आज वही भाजपा के लोग कर्पूरी जी को गालियां देते थे। ये सामाजिक न्याय की ताकत है कि कर्पूरी जी को भी उन्हीं के हाथों भारत रत्न देना पड़ रहा है। ये है सामाजिक न्याय, बहुजनों की शक्ति। इसलिए भैया लोग एक होइए, नहीं तो आपका अस्तित्व मिटा देगा। अधिकार तो छीन ही रहा। जब संविधान नहीं रहेगा तो आप लोग, हम लोगों को कोई पूछने वाला है क्या? पूछेगा? वोट का अधिकार छीना, फिर राशन छीनेगा, फिर पेंशन छीनेगा, फिर जो संपत्ति पे हो वो छीनेगा। क्या क्या सताया जाएगा। लोकतंत्र को समाप्त करके राजतंत्र आ जाएगा। आपको क्या चाहिए? राजतंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? बताइए। लोकतंत्र चाहिए ना, तो इन बेईमानों को हटाना होगा। ये साजिश हो रही है, आपके वोटों को चुराया जा रहा है। और हम लोगों ने 65% जो है आरक्षण जो है बढ़ाया था, और कर्पूरी जी ने सबसे पहले आरक्षण को लागू किया था। उसके बाद लालू जी ने उस आरक्षण को बढ़ाया, फिर राबड़ी देवी जी की सरकार ने अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया। उसके बाद से अति पिछड़ों का आरक्षण 17 महीने में, जब हमारी महागठबंधन की सरकार थी, 75% किया गया, 65% और 10% EWS और बाकी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी लोगों का बढ़ाया गया। अगर सरकार बनाइएगा तो मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं 4-5% लागू हुई है, उसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि सारी सिफारिशों को हम लोग जो है लागू करने का काम करें। और यही नहीं, आरक्षण भी 85% हम लोग बढ़ा देंगे। आज जितनी नौकरियां तेजस्वी ने जो दिलाई, 5 लाख प्रक्रियाधीन नौकरियां जो मिल रहा है, आपको हम ये कहना चाहते हैं कि उसमें नौकरी में आरक्षण अभी लागू नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारी मांग थी शेड्यूल 9 में, अनुसूची 9 में आरक्षण को डाला जाए, ताकि हम लोग का संविधान आरक्षण जो है सुरक्षित रहे, तमिलनाडु के तर्ज पर। लेकिन भाजपा के लोगों ने नहीं किया। और हमारे चाचा देखिए क्या हालत हो गई है, किस स्थिति में आ गए हैं। इतना बार पलटी मारे कि चकड़िया गया है उनका दिमाग। अब हमको बोलने में ठीक नहीं लगता, अब उम्र भी हो गई है उनकी। हमारी पूरी संवेदना है, हमारा पूरा उनके ऊपर रिस्पेक्ट है, लेकिन चाचा तो फंस गए, हाईजैक हो गए हैं। एक हाथ मोदी जी के हाथ में डोर है, एक डोर दूसरा हाथ वाला अमित शाह के हाथ में है। जैसे जैसे करा रहा है वैसे वैसे चाचा करा रहे हैं। अरे नीतीश जी को कभी देखा था कि मोदी जी का पैर जा करके छू रहे हैं? नीतीश कुमार वो वाले नीतीश जी नहीं रहे जो थाली खींच लिया था। अब तो जैसा जैसा डोर है भैया दिल्ली से, रिमोट से चल रहे हैं। अब उनका देख लीजिएगा, अंतिम ही चुनाव होगा और उनको बिहार का मुख्यमंत्री कोई नहीं बनाने जा रहा। बेचारे फंस गए। लेकिन अब बिहार बदलाव करेगा। 20 साल पुराना खटारा सरकार लोगों ने देख लिया। अब तेज रफ्तार से, तेजी से बिहार को आगे ले जाना है, और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय हम लोगों को करने का काम करना है। 94 लाख बिहार में परिवार है जिसका आय 6,000 से कम है। उन परिवारों के लिए हम लोग 2 लाख वाला जो है योजना लाएंगे। हर एक परिवार को 2 लाख रुपया हम लोग दिलाने का काम करेंगे, ताकि गरीबी से उभर सके, एक मौका जो है उन लोगों को जो है मिल सके। तो हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन भाजपा वाला लोग जिसको सामाजिक न्याय का कौखा गौगा नहीं पता है, कुछ कि सामाजिक न्याय क्या होता है, हम लोगों को पढ़ाने की जरूरत है। सामाजिक न्याय कितना लोग अपना झेलता है। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के आदरणीय राहुल गांधी जी को, कि इस मुद्दे को लगातार जो है लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। 2019 में हम लोगों ने यात्रा निकाला था, 2019 में चुनाव से पहले,
राष्ट्रीय जनता दल ने। क्या यात्रा था? संविधान बचाओ, आरक्षण बढ़ाओ। आज जरूरत उसी की है और हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और लोगों के साथ न्याय करेंगे। मोतिहारी की जनता जिंदाबाद। जय हिंद, जय बिहार। तेजस्वी जी, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। और अब मैं उस न्याय योद्धा को बुलाना चाहता हूं जिसका आप पिछले 6 घंटे से लगातार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो देश के कोने कोने में दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ता है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफों से मोहब्बत करना। न्याय योद्धा राहुल गांधी जी। स्टेज पर इंडिया अलायंस के सारे नेता, स्टेज पे डिस्टिंग्विश्ड सोसाइटी से जो आए हैं, और भाइयों और बहनों, आप सबका मैं दिल से यहां स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले अच्छा बोलने तो दीजिए। कुछ दिन पहले हमने बिहार में ये वोट अधिकार यात्रा शुरू की। ये काफी लंबी कहानी है, क्योंकि कुछ सालों से हमें शक हो रहा था और पूरे देश को शक हो रहा था कि इलेक्शन के सिस्टम में कोई ना कोई गड़बड़ है। लोग कहते थे, ईवीएम की बात होती थी, आरएसएस के संगठन की बात होती थी, मगर एक बात दिखने को मिलती थी कि बाकी पार्टियों को एंटी इनकम्बेंसी हो जाती थी, मगर बीजेपी के खिलाफ कभी एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती थी। बीजेपी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, एक के बाद एक चुनाव जीती जाती थी। तो अजीब सा लगता था, मगर हम खुलकर नहीं कह सकते थे क्योंकि सबूत नहीं था। महाराष्ट्र में हमें सबूत मिला। सबूत क्या था? लोकसभा का चुनाव हमारा गठबंधन जीतता है, स्वीप करता है। 4 महीने बाद उसी प्रदेश में, उसी महाराष्ट्र में वही पार्टियां लड़ती हैं। हमारा गठबंधन बीजेपी के गठबंधन के खिलाफ लड़ता है। हमारे गठबंधन का एक भी वोट कम नहीं होता। जितने हमें लोकसभा में मिले उतने हमें विधानसभा में मिले, मगर बीजेपी का वोट बढ़ जाता है। अजीब सी बात है। हमने देखा, पता लगाया, लोकसभा के बाद तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर, 1 करोड़ नए वोटर इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट में डाले। $45 लाख लिस्ट में, और बाकी वोटिंग बढ़ी। सारे के सारे जो वोटर, नए वोटर थे,
सारे के सारों ने बीजेपी को वोट दिया, और जहां भी नए वोटरों ने बीजेपी को वोट दिया वहां बीजेपी ने चुनाव जीता। हम गए इलेक्शन कमीशन से, हमने पूछा बताइए कौन है ये लोग, ये नए वोटर जो हैं, ये टर्नआउट जो बड़ा है, ये कौन है, हमें इनके नाम दीजिए, वोटर लिस्ट दीजिए। कहते नहीं देंगे। फिर हमने उनसे कहा देखिए इतना वोट पड़ा है, इतना टर्नआउट बड़ा है, 5:30 बजे के बाद इतने वोट गिरे हैं, हमें आप कैमरा दिखाइए, वीडियो कैमरा दिखाइए, वीडियो फीड दिखाइए। कहते नहीं, हम नहीं दिखाएंगे। फिर क्या करते हैं, कानून बदल देते हैं और 45 दिन के अंदर वीडियो फीड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर हमने कर्नाटक में अपनी टीम से कहा कि देखिए आप एक लोकसभा चुनिए और उसमें गहराई से देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास को लेके हर पेज को देखिए और बताइए यहां पे हुआ क्या। इलेक्शन कमीशन हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं देती, तो 8-10 फुट ऊंची बोरी कागजों की, 200-300 किलो की, हमारे 40 लड़कों ने 4 महीने 16 घंटे काम किया। वोटर लिस्ट में एक फोटो को लाखों फोटो से मिलाया, एक नाम को लाखों नामों से मिलाया, एक एड्रेस को बाकी एड्रेसेस से मिलाया, और सच्चाई निकली। सच्चाई क्या थी? सच्चाई थी कि 7 सीटें हैं बेंगलोर सेंट्रल में, 6 कांग्रेस पार्टी जीतती है, 7वीं सीट में एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर, 1 लाख। और जहां फर्जी वोटर थे, जिस असेंबली में फर्जी वोटर थे, वहां बीजेपी जीतती है। वो सारे के सारे 1 लाख जो वोट थे, उसके कारण बीजेपी लोकसभा का चुनाव जीत गई। मैंने प्रेजेंटेशन किया। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपका नाम क्या है? कुमार जी, अगर मैंने आपसे कहा कि आप चोर हो और अगर आपने चोरी नहीं की तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप कहोगे खबरदार तुम्हें मुझे चोर बुलाया, बोलोगे ना? ठीक है। अगर आपने चोरी की होती और मैंने कहा चोर हो, तो आप चुप बैठोगे? क्यों नहीं बैठेगा? अगर चोरी की है और मैं कहूंगा चोरी की है, बिल्कुल चुप हो जाएगा, एक शब्द नहीं बोलेगा। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, हमारा जो काम है ना, मेरा जो काम है, मेरे बारे में आप दो चीजें समझ लीजिए। सबसे पहले, अगर मैंने किसी चीज के बारे में मन बना लिया तो फिर मन बना लिया। और दूसरी चीज, सुपरफिशियल बात नहीं करता हूं, मैं गहराई से चीजों को समझकर काम करता हूं। अब आप एक बात समझिए और सुनिए। जब वोट चोरी होती है तो इस संविधान पर आक्रमण होता है। इस संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के एक नागरिक को 1 वोट मिलेगा, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो सबसे गरीब व्यक्ति हो, किसान हो, मजदूर हो, वोट 1 मिलेगा।
माधवापुरम में एक व्यक्ति का नाम 4-5 बार वोटर लिस्ट पे आता है। यह संविधान पर आक्रमण है और यह हम नहीं सहेंगे, यह हम नहीं होने देंगे। अब आप अच्छी तरह सुनिए, और जो मीडिया वाले मित्र हैं इसको आप अच्छी तरह लिख लीजिए। नहीं, मैं जाता हूं। हमने जो काम माधवपुरा में किया है उसको हम आने वाले समय में, माधवपुरा में नहीं रुकेगा वो, हम आपको दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे। मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि सिर्फ माधवपुरा में चोरी नहीं हुई है, लोकसभा में चोरी हुई है, हरियाणा में चोरी हुई है, महाराष्ट्र में चोरी हुई है, मध्य प्रदेश में चोरी हुई है और अब ये बिहार में चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की जनता ने इनको हिला के रख दिया है, हिला के रख दिया है। मैं 2-3 बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं, मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। तो आपके गांव के बच्चे, यहां पे तो भैया 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, नारा बन गया है। और जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है, वो रुकता नहीं है। आपने चंपारण में अंग्रेजों से लड़ाई शुरू कर दी, पूरे देश से उनको मिटा के हटा दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई शुरू कहां हुई थी? चंपारण में ही तो हुई थी, वहीं तो हुई थी। अब इसका लक्ष्य क्या है? ये वोट चोर और संविधान को मिटाना, खत्म क्यों करना चाहते हैं मैं आपको बताता हूं। तेजस्वी जी ने बात की, देखिए हमें बैलेंस चाहिए, बैलेंस चाहिए। मतलब इस देश में अगर एक व्यक्ति को एक वोट मिलता है तो भागीदारी सबको मिलनी चाहिए। और जब हम हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखते हैं, और इस बात को पहले मैं इतनी गहराई से नहीं समझता था जितनी आज मैं समझता हूं, जब हम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को, संस्थाओं को देखते हैं, और कोई भी इंस्टीट्यूशन चुन लो, कॉर्पोरेट इंडिया देख लो, ब्यूरोक्रेसी देख लो, जुडिशरी देख लो, मीडिया देख लो, बॉलीवुड देख लो, जहां भी आप देखोगे वहां पर आपको दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, आदिवासी और माइनॉरिटी वर्ग नहीं मिलेगा। आप लिस्ट निकालो, अंबानी अदानी की बात होती है, हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, हर इंडस्ट्री में, एयरपोर्ट, जमीन, सोलर पावर, विंड पावर, पेट्रोल, डीजल, सब में इनके नाम सुनाई देते हैं। 500 हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं, इन 500 में
दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के कितने मालिक हैं? मतलब हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी में 90% तो है ही नहीं, 90% है ही नहीं। प्राइवेट अस्पताल में जाते हो, सरकार का काम आपके स्वास्थ्य और शिक्षा का देखभाल करने का होता है। ये बिजनेसमैन का काम नहीं होता है, ये सरकार का काम होता है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति बीमार हो जाए, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हमारा नागरिक है, हमारे देश का नागरिक है, इसकी रक्षा, इसकी प्रोटेक्शन, इसके स्वास्थ्य की प्रोटेक्शन हमें करनी है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में यह नहीं लिखा है कि अगर हिंदुस्तान का कोई गरीब व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसे मतलब 6, 10, 15 लाख रुपए का बिल दे दो। लिखा है कहीं? नहीं लिखा है। नहीं, वो देखिए, मगर मैं उससे पहले एक सवाल पूछ रहा हूं। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालिए। ये बड़े बड़े अस्पताल हैं जहां आप लोग जाते हो, जहां आपके जेब से लाखों रुपए निकलता है, इनके मालिकों की लिस्ट निकालिए और मुझे वहां दिखा दीजिए दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़ा कौन है, अति पिछड़ा कौन है, माइनॉरिटी का नाम, वहां नाम दिखा दो। अच्छा ठीक है, आप कहोगे नहीं भैया हमें स्वास्थ्य के कुछ लेना देना नहीं, तो फिर मैं कहूंगा ठीक है भैया शिक्षा के देख लेते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस देख लेते हैं, यूनिवर्सिटीज देख लेते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जहां आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं अपनी जेब से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, खेत बेच के। फिर मुझे बताओ उनके मालिकों की लिस्ट में बता दो कौन सा है, मतलब अति पिछड़ा कौन है वहां पे बैठा हुआ। तो आप 90% हो। अब ठीक है, अगर आप सब मिलाकर 2% होते तो मैं कहता ठीक है भैया आप 2% हो, बात वहां खत्म हो जाए, मगर आप तो मेजोरिटी में 90% हो। आप 90% की भागीदारी हिंदुस्तान में है ही नहीं। कर्नाटक, तेलंगाना में हमने जाति जनगणना किया, आप हैरान हो जाओगे, सारे के सारे जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हैं, छोटे से लेकर बड़े, उनमें कोई अति पिछड़ा नहीं है, कोई दलित नहीं, कोई आदिवासी नहीं, कोई पिछड़ा वर्ग का नहीं। आप राजनीति कैसे करोगे? मतलब पूरी की पूरी फंडिंग आपके हाथ में नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया नहीं है, अस्पताल नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको यह सब नहीं चाहिए, मीडिया देख लो, मुझे नाम बताओ। मैं देखिए, मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूं, मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूं, भागीदारी तो होनी चाहिए। ये ओपिनियन बनाते हैं, ये लोग ओपिनियन बनाते हैं। नहीं, वो आपने बोला सबसे खराब आज तक है, मगर मुझे ये बताओ एंकर्स में से मालिकों में से मुझे अति पिछड़ा नाम बता दो, मुझे दलित नाम बता दो, छोड़ो अति पिछड़ा छोड़ो, दलित बता दो, पिछड़ा बता दो। नहीं है तो कॉर्पोरेट इंडिया उधर नहीं हो, आप मीडिया में नहीं हो। अच्छा बॉलीवुड की बात करते हैं, वहां पे नाम बता दो, एक वहां बता दो, है ही नहीं, बहुत कम, क्या है ही नहीं। तो इसीलिए मेरी सोच है कि दो चीज से शुरुआत होगी। सबसे पहली चीज नेशनल लेवल पर जाति जनगणना, जिससे सबको पता लग जाएगा कि भैया हमारी इतनी भागीदारी है इस देश में। और तेलंगाना में हमने बहुत गहराई से किया है, से पूछ के हमने लिए हैं, दलित एसोसिएशन से हमने पूछकर उनसे कहा कि भैया आप बताओ हमें क्या पूछना चाहिए, पूछकर भैया आप बताओ हमें सवाल कौन से पूछने चाहिए। तो एक सेकंड, दूसरी बात,
जो ये 50% की दीवार है रिजर्वेशन की, मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, इसको तो हम चूरा चूरा करके फेंक देंगे उठा के। और ये देखिए, ये पहले 2 कदम है। आप ये मत सोचिए कि इसके बाद हम बात छोड़ देंगे। ये जाति जनगणना से हमें एक विकास का एक नया मॉडल मिलेगा, वो शुरुआत होगी। मगर हमारा लक्ष्य है कि देश में बैलेंस होना चाहिए, सब लोगों को इस देश में जगह मिलनी चाहिए, कोई भी हो, अपर कास्ट हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, माइनॉरिटी हो, सबको जगह मिलनी चाहिए और सबकी इज्जत होनी चाहिए। और मोहब्बत की दुकान, मतलब नफरत नहीं, प्यार से, बिना नफरत, बिना हिंसा, सबको लेकर देश की जो पूरी शक्ति है, जो देश के हर लोग में, हर व्यक्ति में है, उस पूरी शक्ति का हमें प्रयोग कर कर देश को आगे ले जाना है। मगर यह सब नहीं हो सकता अगर ये लोग वोट चोरी कर लेंगे। इसीलिए हम वोट अधिकार यात्रा यहां शुरू की और आपने हमें इतनी मदद की। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपनी पूरी एनर्जी इस यात्रा में डाली। नमस्कार, जय हिंद। राहुल जी, इस सभागार